जय श्री राम दोस्तों, मैं टिकमदन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, और पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था प्रसिद्ध गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज, जिसके बारे में अपन ने ये पढ़ा था कि इसने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष था वो लगभग 1.5 सदी तक चला, और इसमें आने वाले शासक कौन कौन है और किस किस ने भाग लिया, लगभग 6 चरणों में ये आपका त्रिपक्षीय संघर्ष चला। इन 6 चरणों में कौन कौन से प्रतिहार शासकों ने भाग लिया, कौन से राष्ट्रकूट शासकों ने भाग लिया और कौन से बंगाल के पाल शासकों ने भाग लिया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर इन्हीं में से क्वेश्चन किए जाते हैं। और फिर अपन ने चर्चा की थी कि नागभट्ट द्वितीय, पहले प्रथम फिर नागभट्ट क्या आपका वत्सराज के बाद में अपन चर्चा करने वाले हैं वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय के बारे में। अब देखिए, नागभट्ट द्वितीय के बारे में जब भी अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले इनका जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है वो होना जरूरी है। तो जब अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में, नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश में एक बहुत महत्वपूर्ण शासक रहा है, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय की पहले तो अपन टाइम पीरियड की चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, पिछली क्लास में मैंने बताया कि 800 से लेकर वो उसका टाइम पीरियड, वत्सराज का टाइम पीरियड लगभग ऐसे कुछ किताबों में दे रखा है 795 और कुछ में दे रखा है 800। तो लगभग अपन 800 को लेकर चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये टाइम ड्यूरेशन का थोड़ा ठीक ठीक अनुमान लगा रहे। 800 से लेकर 833 ईस्वी तक, ठीक बात है। इस टाइम पीरियड में नागभट्ट द्वितीय ने शासन किया, ठीक बात है। अब मैंने पहले बताया कि नागभट्ट के पिता कौन थे, नागभट्ट द्वितीय के, तो इसके पिता थे कौन, वत्सराज। कौन थे बेटा जी, वत्सराज जिनके पिता थे। और माता कौन थी, तो ध्यान रखना, माता थी कौन थी, सुंदर देवी। माता कौन थी, सुंदर देवी इनकी माता थी। इन्हीं से इसका नागभट्ट द्वितीय का जन्म हुआ। और देखिए, इसकी उपाधियों की चर्चा करते हैं अपन। तो मैंने पहले ही बताया है, जिस प्रकार नागभट्ट प्रथम को नागावलोक कहा जाता था, उसी प्रकार नागभट्ट द्वितीय को भी कहा जाता था, नागावलोक, ठीक है। इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि धारण की जिसके बारे में पूछा गया है, ठीक बात है। तो इसने एक उपाधि धारण की, परम भट्टाकर महाराजाधिराज परम भट्टाकर महाराजाधिराज परमेश्वर, ये उपाधि धारण की किसने, आपके नागभट्ट द्वितीय ने। इस उपाधि के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रतिहार शासक ने सबसे पहले परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। और ये उपाधि की जानकारी किससे मिलती है अपन को, तो ध्यान रखना, बुचकला, या जिसको बकुला अभिलेख भी कहा जाता है, बकुला अभिलेख। इस अभिलेख से पता चलता है कि नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। आपको पता है ये अभिलेख कब का है, तो ध्यान रखना 815 ईस्वी का। अब देखा आप, ये 815 ईस्वी का है, इसका मतलब इसके टाइप का ये अभिलेख है। किसके टाइम का, नागभट्ट द्वितीय का टाइम 800 से लेकर 833, यानी 815, यानी इसी के बीच का टाइम पीरियड है। इसी टाइम पीरियड के बीच में यह अभिलेख लिखा गया, तो इसी अभिलेख में इस उपाधि की जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखना, अब बचकुला अभिलेख किस शासक से संबंधित या किस शासक के शासनकाल में लिखा गया, तो नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल में लिखा गया, ठीक है। अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखनी है कि बातें हैं, चीजें छोटी छोटी बातें हैं, अक्सर बच्चे रटने में लगे रहते हैं, तो रटने की जरूरत नहीं बेटा जी, इसको इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। अगर ये आपको पता ना 800 से लेकर 833, तो इसके बीच के सब टाइम पे आपको ये घटनाक्रम याद होना चाहिए, ठीक बात है। ये उपाधियों की बात थी। अब बात करते हैं अपन आगे। तो त्रिपक्षीय संघर्ष की अपन चर्चा करते रहते हैं। तो मैंने पहले अपन ने जो त्रिपक्षीय संघर्ष किया, तो पहला चरण में कौन कौन शासक था, तो गुर्जर प्रतिहार शासक तो कौन था, वत्सराज, ठीक है। उधर राष्ट्रकूट शासक कौन था, तो ध्रुव, प्रथम बोल दो या ध्रुव धारावर्ष बोल दो, ठीक बात है। और एक कौन था, बंगाल का धर्मपाल, ठीक बात है। ये याद होना चाहिए आपको। तो जो पहली बार वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की, उस समय राष्ट्रकूट शासक तो कौन था,
और पाल शासक कौन था वो पता होना चाहिए, ठीक बात है। अब नागभट्ट द्वितीय के समय कौन होगा? गोविंद तृतीय। कौन होगा? गोविंद तृतीय। और पाल शासक वही धर्मपाल, ठीक बात है। यानी राष्ट्रकूट शासक चेंज हो गया है और प्रतिहार शासक चेंज हो गया, लेकिन धर्मपाल बंगाल का पाल शासक वही है, दोनों दो संघर्षों में, ठीक बात है। अब देखो नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया, नागभट्ट द्वितीय के समय क्या किया, गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय की शक्ति को कमजोर करने के लिए क्या किया, आक्रमण किया नागभट्ट द्वितीय के ऊपर, और नागभट्ट द्वितीय को क्या किया, पराजित कर दिया। इसको पराजित करने के बाद इसने क्या किया, धर्मपाल पर आक्रमण किया और इन दोनों को पराजित कर गया, ठीक बात है। लेकिन देखो अब ये जो मान्यखेत था ये दक्षिण भारत में पड़ता था, ठीक बात है, यानी आपके मालवा के पठार का राज्य था, तो इसको वापस लौटना पड़ा अपने राज्य में। जैसे ही वापस लौटता है, क्योंकि दूर था तो अपने राज्य का भी कंट्रोल जरूरी है, तो ऐसे में जैसे गोविंद तृतीय अपने राज्य में लौटता है तो पीछे से क्या करता है, नागभट्ट द्वितीय क्या करता है, आप कन्नौज पर आक्रमण करके आयुध वंश के चक्रायुद्ध को पराजित करके क्या कर देता है, कन्नौज पर अधिकार कर लेता है और कन्नौज को प्रतिहार वंश की राजधानी बनाता है। तो एक दूसरा पॉइंट ये भी है, वह प्रतिहार शासक कौन है जिसने कन्नौज या कान्यकुब्ज को प्रतिहार वंश की राजधानी बनाया, तो कौन है आपका, नागभट्ट द्वितीय है। तो ठीक है, तो अपन यहां से चर्चा करते हैं, यहां से लिखता हूं मैं, ठीक है। तो गोविंद तृतीय, पॉइंट क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे अपन त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या करेंगे कि गोविंद राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय पर आक्रमण कर पराजित किया तथा इसके बाद गोविंद तृतीय ने बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर अपने राज्य में वापस लौट गया या चला गया, ठीक है। यह चीज ध्यान होनी चाहिए। गोविंद तृतीय ने क्या किया, प्रतिहारों की शक्ति को कमजोर करने के लिए उसने क्या किया, नागभट्ट द्वितीय पर आक्रमण किया। पहले नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया, नागभट्ट द्वितीय को पराजित करने के बाद उसने क्या किया, गोविंद तृतीय ने बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। भाई तुम दोनों ही पहले ना मेरे सामने आओ, क्या लगा रखा है तुमने, दिन उठकर आप कन्नौज के, उस समय कन्नौज पर शासन कौन कर रहा था, तो ये ध्यान रखना, कन्नौज पर शासन कौन कर रहा था बेटा जी, तो कन्नौज पर आयुध वंश। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान कन्नौज को प्राप्त करने के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें कन्नौज पर कौन सा वंश शासन कर रहा था, तो आयुध वंश। और इस सेकंड फेज में कन्नौज के जो आयुध वंश का शासक कौन था, तो बेटा जी था चक्रायुद्ध। कौन था, चक्रायुद्ध। इससे पहले कौन था, इंद्रायुद्ध, ठीक है। फिर कौन बना, चक्रायुद्ध। अब ये चक्रायुद्ध किसके अधीनता में शासन कर रहा था, ध्यान रखना, धर्मपाल, क्योंकि धर्मपाल के ही कंट्रोल में था, क्योंकि कन्नौज थोड़ा उस साइड में पड़ता था, बंगाल की साइड में, ठीक बात है। अब क्या किया, जैसे ही ये गोविंद तृतीय अपने राज्य में वापस लौटा, जैसे ही लौटा तो नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया बेटा जी, कन्नौज पर आक्रमण। ये जैसे ही गोविंद तृतीय अपने राज्य में लौटा, यानी मान्यखेत लौटा, और इसने नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया, पीछे से
आक्रमण किया और कन्नौज में आयुध वंश के शासक चक्रायुध को पराजित करके क्या कर लिया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। किसने, नागभट्ट द्वितीय ने। और कन्नौज पर अधिकार करके नागभट्ट द्वितीय ने क्या बनाया, करे क्या किया, कन्नौज को प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। ध्यान रखना, इससे पहले राजधानी कन्नौज नहीं बनी थी, उज्जैन हुआ करती थी उस समय राजधानी, ठीक है, यानी अवंती जिसको अपन बोलते हैं। लेकिन कन्नौज या कान्यकुब्ज को राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन था, तो बेटा ध्यान रखना, नागभट्ट द्वितीय। वत्सराज ने कन्नौज को प्राप्त करने के लिए संघर्ष की शुरुआत तो की, लेकिन वो राजधानी नहीं बना सका। राजधानी बनाने का काम किसने किया बेटा जी, नागभट्ट द्वितीय ने किया। इतना जरूर ध्यान रख लेना, यानी इसके पुत्र ने काम किया, ये कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। और उस समय कन्नौज उत्तर भारत का प्रमुख, कह सकते हैं पर एजुकेशन का हब था। एजुकेशन के साथ साथ कल्चरल हब और व्यापारिक हब भी था, तो इसलिए इसको लेकर संघर्ष हुई, ठीक है। तो कन्नौज को प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया, नागभट्ट द्वितीय ने बनाया, ठीक बात है। अब एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये जो नागभट्ट द्वितीय है उसने जो राजधानी बनाई वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक इसकी उपाधि, इसकी उपाधि कहां पर मिलती है वो महत्वपूर्ण है। और जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष की जो शुरुआत की वत्सराज ने, उसके बाद में नागभट्ट द्वितीय ने क्या कर लिया, इस त्रिपक्षीय संघर्ष को जीता और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। यानी प्रारंभ में विजय किसकी, त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों की। किसकी विजय हुई, प्रतिहारों की, ठीक है। और कन्नौज पर अधिकार कर लिया, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष ही कन्नौज को अधिकार पर लेकर था, ठीक बात है। तो प्रतिहारों ने क्या कर लिया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया, किसने, नागभट्ट द्वितीय ने, और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो देखो अब पॉइंट क्या होगा, कन्नौज पर अधिकार। कन्नौज पर अधिकार किसने किया, नागभट्ट द्वितीय ने। तो देखो जैसे ही आपका गोविंद तृतीय, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय अपने राज्य वापस लौटता है, तो गोविंद तृतीय अपने राज्य वापस लौटने के बाद नागभट्ट द्वितीय ने अपनी शक्ति संगठित कर कन्नौज पर आक्रमण किया। और कन्नौज के आयुध वंश के शासक चक्रायुध को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इससे पहले प्रतिहारों की राजधानी क्या थी, तो ध्यान रखना उज्जैन। उज्जैन से इन्होंने राजधानी कहां ट्रांसफर कर ली, कन्नौज कर ली। किसने कर ली, नागभट्ट द्वितीय ने। अब देखो जैसे कन्नौज पर अधिकार कर लिया तो कन्नौज का जो आयुध वंश का शासक था कौन, चक्रायुध। अब ये किसके संरक्षण में कार्य कर रहा था, ये किसके संरक्षण में राजा बना हुआ था, तो पाल नरेश धर्मपाल के संरक्षण में राजा बना हुआ था। जब नागभट्ट द्वितीय कन्नौज पर अधिकार कर ले, अपनी राजधानी ही बना लेगा, तो बताओ पाल नरेश इस पर आक्रमण करने की कोशिश करेगा नहीं करेगा, तो बिल्कुल करेगा, ठीक बात है।
अब यहां पर एक चीज नोट लगा के लिख लेना कि प्रतिहार साम्राज्य या वंश, राजधानी कन्नौज को बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन था? नागभट्ट द्वितीय। आपसे सीधा एक क्वेश्चन करेगा, वह प्रतिहार शासक कौन है जिसने कन्नौज को प्रतिहार वंश या प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया? तो कौन है आपका? नागभट्ट द्वितीय। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, नागभट्ट द्वितीय ने किस वंश को पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया? तो बेटा जी किस वंश को पराजित किया? आयुध वंश को पराजित किया। आयुध वंश किसके अधीनता में शासन कर रहा था? तो पाल नरेश के अधीनता में शासन कर रहा था। तो अब बंगाल के पालों से युद्ध, बंगाल के पाल नरेश से युद्ध, ठीक बात है, बंगाल के पाल नरेश से युद्ध। अब देखो इस घटनाक्रम की जानकारी कहां से मिलती है? तो ध्यान रखना, ग्वालियर प्रशस्ति या ग्वालियर अभिलेख जिसको कहते हैं अपन, उससे इसकी जानकारी मिलती है, ठीक बात है। अब बंगाल के पाल नरेश से युद्ध, तो देखो बंगाल के पाल नरेश को अब ये बात जची नहीं बिल्कुल भी कि भाई जो चक्रायुध मेरे दीनता में शासन कर रहा था उसको कोई दूसरा शासक आकर पराजित कर दे और उसकी राजधानी पर अधिकार करके खुद की राजधानी बना ले, तो ये कहां तक सही होगा या कहां तक पचाने योग्य होगा? तो बिल्कुल बात पचने वाली नहीं है। जब बात पचने वाली नहीं है तो सीधी बात युद्ध होने वाला है। और ये युद्ध हुआ वो किस किस के बीच में हुआ? तो बंगाल के पाल नरेश धर्मपाल और वर्सेज किसके? नागभट्ट द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। जो युद्ध हुआ वो कौन सा युद्ध था? या मुंगेर का युद्ध। अब ये युद्ध किस अवधि पर हुआ ये तो खैर कंफर्म दे नहीं रखा है कहीं पर भी कोई भी सोर्स में, लेकिन इस टाइम पीरियड में के बीच में ही ये मुदगिरी मुंगेर का युद्ध हुआ। किस किस के बीच में? धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय के बीच में। क्वेश्चन ऐसा सीधा पूछा जा सकता है, मुंगेर या मुदगिरी का जो युद्ध लड़ा गया था वो कौन से शासकों के बीच में लड़ा गया था? तो धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय के बीच में। कौन से वंशों के बीच में लड़ा गया था? तो पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश के बीच में लड़ा गया था। विजय किसकी हुई? तो नागभट्ट द्वितीय की विजय, नागभट्ट द्वितीय की विजय हुई। जैसे नागभट्ट द्वितीय विजय हुई तो धर्मपाल अपने राज्य में भाग गया, ठीक बात है। और कन्नौज क्या रही? प्रतिहार वंश की राजधानी रही। लेने किसको आया था? ये कन्नौज को वापस जीतने आया था। भाई कन्नौज को जीतकर वापस चक्रायुद्ध को शासन बना देंगे अपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो पराजित हुआ और बंगाल भाग गया और कन्नौज प्रतिहार वंश की राजधानी बनी रही। इस चीज की जानकारी कहां से मिलती है अपन को? तो ध्यान रखना, जोधपुर अभिलेख या जिसको अपन भाऊ प्रशस्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? भाऊ प्रशस्ति, ठीक बात है। उससे इस युद्ध की जानकारी मिलती है। भैया मुंगेर या जो मुदगिरी का युद्ध लड़ा गया था वो किसके बीच में लड़ा गया था? क्यों लड़ा गया था? ठीक बात है। इस घटनाक्रम का ध्यान रखना चाहिए। कन्नौज पर अधिकार किया पहले तो नागभट्ट द्वितीय ने, फिर उसके बाद बंगाल से पंगा हो गया। बंगाल से पंगा लिया तो बंगाल को ऐसा पराजित किया कि बंगाल दोबारा आक्रमण करने की कोशिश ही नहीं की और कन्नौज प्रतिहार वंश की राजधानी बन गई, ठीक बात है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे ये पढ़ेंगे कि बंगाल की जो नागभट्ट द्वितीय ने आक्रमण किया, उस आक्रमण में नागभट्ट द्वितीय के कौन कौन से सामंत हुआ करते थे या कौन कौन से सामंतों ने उसका सहयोग किया, उसके बारे में। ये तो थी उसके कन्नौज पर अधिकार की घटना। ग्वालियर प्रशस्ति का ध्यान रखना भाई, ग्वालियर प्रशस्ति में इसकी चर्चा की गई है, ठीक बात है। ग्वालियर प्रशस्ति है किसकी? तो मिहिर भोज की। बंगाल के नरेश से किस प्रकार युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध लड़ा गया, इस युद्ध की जानकारी कौन से अभिलेख में मिलती है, ये भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन
इस युद्ध में कौन से सामंतों ने सहयोग किया नागबड़ दत्ते का? तो इस मुंगेर के युद्ध में सामंत कौन कौन से सामंत थे इसके सहयोग करने वाले? तो ध्यान रखना, जोधपुर का कक्क, ठीक बात है, चाटसू का शंकरगढ़, ठीक बात है। इसके अलावा और कौन कौन से थे? तो बाउक, ठीक बात है। इसके अलावा खुमान, गुहिल सामंत था, चौहान सामंत, गुवक, प्रथम बोल रहे हैं जिसको गोविंद राज प्रथम कहते हैं, ठीक बात है। इसके अलावा धवल, ये इसके सामंत थे उस समय, ठीक है। जोधपुर का कक्क था, बाउक था, चाटसू का शंकरगढ़ था, मेवाड़ का खुमान था, आपका चौहानों का गुवक प्रथम था, धवल था। इन्होंने क्या किया? मुंगेर या पालो की युद्ध में इसका क्या किया? सहयोग किया, ठीक बात है। अब इस विजय के बाद, यानी मुंगेर या पालो पर विजय और कन्नौज पर विजय के बाद प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो ध्यान रखना, आपसे ऐसे क्वेश्चन किया जा सकता है, जैसे मैंने पहले बताया, परम भट्टागर महाराजा परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो ये उपाधि कब धारण की? तो उसने कन्नौज और बंगाल के पाल नरेशों को पराजित करने के बाद। ध्यान रखना, बंगाल के पाल नरेश धर्मपाल को पराजित कर नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। जानकारी कहां से मिलती है भाई इसने ये उपाधि धारण की? तो मैंने पहले बता दिया है, बकुलाभिलेख या बुचकलाभिलेख। बकुलाभिलेख या बुचकलाभिलेख जो कि कब का है? 815 ईस्वी का है। इस अभिलेख से पता चलता है कि बंगाल के पाल नरेश धर्मपाल को पराजित और कन्नौज पर अधिकार करके क्या कर लिया उसने? परम भट्टारक महाराज परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली, ठीक बात है। इसके अलावा ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट द्वितीय की विजय के बारे में भी लिखा गया है कि उसमें कहा गया है कि आंध्र सिंध विदर्भ, आंध्र सिंध विदर्भ और कलिंग के राज्य पतंगे के समान नागभट्ट द्वितीय की ओर खींचे चले आए। मतलब यानी इन्होंने आकर क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली, किसकी? नागभट्ट द्वितीय। किस किसने? आंध्र सिंध विदर्भ और कलिंग के राज्यों ने क्या कर ली? नागभट्ट द्वितीय की आकर अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अलावा इसने कुछ राज्यों पर बलात् अधिकार भी कर लिया। बलात् अधिकार पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया उन पर आक्रमण करके। वो कौन कौन से थे? तो वो थे अनार्थ, मालवा, किरात, तुरुष्क, वत्स और मत्स्य। इन राज्यों में क्या कर लिया इसने? नागभट्ट द्वितीय ने इन राज्यों पर बलात् अधिकार, बलात् अधिकार का मतलब है
उनको पराजित करके जबरदस्ती उन पर अधिकार कर लिया। कौन कौन से? अनार्थ, मालवा, किरात, तुरुष्क, वत्स और मत्स्य राज्यों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अनार्थ कहाँ है? तो उत्तरी कन्नड़, सॉरी उत्तरी कन्नड़, उत्तरी काठियावाड़। आपको पता ही है मत्स्य कहाँ है, वत्स कहाँ है? वत्स मत्स्य जैसे अपने राजस्थान का इलाका हो गया। वत्स कहाँ है? कौशाम्बी, यानी जो मध्य प्रदेश वाला है ना इलाका। तुरुष्क, किरात, मालवा आप जानते हो, मालवा जो आपका मध्य प्रदेश का जो इलाका है वो। तो इन राज्यों पर क्या कर लिया उसने? जबरदस्ती अधिकार कर लिया। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार निम्न में से किन की विजय नागबड़ द्वितीय ने नहीं किया, किन पर बलात् अधिकार किया? तो क्वेश्चन कैसा ही पूछा सकता है भाई, बलात् अधिकार पर तो किन पर किया और कौन पतंगे के समान उसके राज्य में आकर मिल गए? तो आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग उसके राज्य के हिस्से बन गए। अब इससे पता चलता है कि उसका राज्य कहां कहां तक फैला हुआ था। ठीक है, बाकी चर्चा अपन अगली क्लास में करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए नागबड़ द्वितीय की विजयों की जानकारी कहां से मिलती है। तो अभी तक अपन ने 3 अभिलेख इसमें चर्चा किए। एक तो बुचकला अभिलेख, एक जोधपुरिया जिसे भावुक प्रशस्ति कहते हैं वो अभिलेख, और एक की अपनी ग्वालियर प्रशस्ति। ठीक बात है, 3 की अपन ने चर्चा की है, जिसमें अपन ने पता चलता है कि ग्वालियर अभिलेख या ग्वालियर प्रशस्ति में भी किसकी चर्चा मिलती है? नागबड़ द्वितीय की विजय की चर्चा मिलती है। और वो कौन कौन से? आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग के राज्य तो पतंगे की समान नागबड़ द्वितीय की ओर खींचे चले आए। मतलब जैसे कोई लाइट होती है, यानी लाइट यानी एक ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, तो जिस प्रकार पतंगे किसी लाइट या अग्नि के पास खींचे चले आते हैं, उसी प्रकार अन्य राज्य भी नागबड़ द्वितीय की ओर खींचे चले आ गए। तो वो कौन कौन से? 4 राज्य, आंध्र, सिंध, विदर्भ, कलिंग का ध्यान रखिए। ठीक बात है। इसके अलावा नागबड़ द्वितीय ने कौन से राज्यों पर बलात् अधिकार किया? ये जबरदस्ती उन पर आक्रमण करके उनका अधिकार कर लिया। तो ये उसके आसपास के राज्य हैं, जैसे अनार्थ हो गया जो उत्तरी काठियावाड़ यानी गुजरात वाला इलाका हो गया, मालवा आप जानते हो मध्य प्रदेश वाला इलाका, किरात जो हिमालय के थोड़ी टच वाला नीचे वाला इलाका हो गया, तुरुष्क आपका जो पश्चिमी भारत है वो हो गया, वत्स आपका कौशाम्बी वाला इलाका हो गया, और मत्स्य आपका पश्चिम पूर्वी राजस्थान वाला इलाका हो गया। उन पर उसने क्या किया? बलात् या जबरदस्ती अधिकार कर लिया। ठीक बात है। इसके अलावा इन जितने भी विजय प्राप्त किए उनमें कौन कौन से सामंतों ने सहयोग किया? तो जोधपुर के कक्कर भाऊक, चारसू के शंकरगढ़, कुमाड़ मेवाड़ का, चौहानों का आपका गोविंद या गुवक प्रथम, और एक आपका धवल। इन्होंने क्या किया? नागबड़ द्वितीय का सहयोग किया। किसमें? प्रतिहार विजय में। ठीक बात है। और इन्हीं विजयों के कारण नागबड़ द्वितीय के समय प्रतिहार साम्राज्य क्या हो गया? बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत या फैल गया। ठीक बात है। बाकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, खम्मा गणी।